हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कृत हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन पर। इससे पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथों और उनके महत्वपूर्ण कथनों पर विचार कर लिया है और उम्मीद है कि आप सभी को वे सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आपके जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और आगामी महीनों में होने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज लाभप्रद साबित होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो और प्रमुख इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसमें जो प्रमुख कथन है उस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे आप वस्तुनिष्ठ किताबों के माध्यम से रचनाकार और जो वन लाइनर्स क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब इतिहास ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। आप केवल इतिहास ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं बल्कि उन इतिहास ग्रंथों में जो दृष्टियां हैं, जिस दृष्टिकोण से लिखा गया है उससे भी परिचित होते हैं और जितने भी इंटरव्यू होंगे या फिर कहीं भी अपनी बात रखनी होगी तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। जब भी किसी भी कोटेशन में आपको भाषा और संवेदना इन दोनों का जिक्र मिले और ऑप्शंस में अगर रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम हो तो आप निसंदेह उसका आंसर रामस्वरूप चतुर्वेदी मान सकते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम का जो इतिहास ग्रंथ है सबसे पहले ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब तक इसके लगभग 25 से अधिक संस्करण आ चुके हैं और आपके पास अगर किताब होगी तो ज़रूर उसको देखिएगा कि आपके पास कौन सा संस्करण है, ठीक है। और इस किताब में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो भूमिका लिखी है और संस्करणों के बाद जो भूमिका लिखी गई है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं पहले कोटेशन से कि भाषा, साहित्य और संस्कृति के संपृक्त संदर्भ में यह हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे तब हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी। ये पहला कोटेशन। दूसरा है, संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न यहाँ हुआ है। तो देखिए, संसार को समझना है तो दर्शन पढ़ने की ज़रूरत है, बदलने का काम जो करता है वो राजनीति करता है, लेकिन संसार की पुनर्रचना वो साहित्य करता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिख रहे हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस तरीके का अगर कोटेशन आए तो उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। ख़ासतौर से एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें एक विद्यार्थी ने लिखा कि सारे आचार्यों का या फिर जो भी विद्वान हैं उनके कथनों को याद कैसे करें। तो याद करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी आप उनकी जो भाषा शैली है और जो भाव हैं इनको पकड़ने की कोशिश करिए, ताकि आप एक सूत्र अपने मन में बना लीजिए कि अगर इस तरीके का कोटेशन आएगा तो फला आचार्य का हो सकता है। बाकी याद तो करना पड़ेगा। अगला कोटेशन है कि रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को भले केंद्र में रखते हों, पर उनका आलोचना और इतिहास विवेक उनके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है शुक्ल जी के बारे में, ठीक है। अगला जो कोटेशन है, चंद बरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, देव, भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भों में। इतिहासकार का यह दायित्व है कि इन दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करे। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। अगला कोटेशन, इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें और उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी का विश्लेषण कर सकें। अभी तक
इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग। यहाँ प्रयत्न यह है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा परखा जा सके। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि अभी तक जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण अलग तरीके से होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग ढंग से हुआ है। लेकिन जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम की पुस्तक है उसमें दोनों को जोड़कर देखने की कोशिश की गई है। आगे लिखते हैं, पुराने समय में राजा का मनोरंजन तरह तरह से किया जाता था। आज उस स्थिति में उपभोक्ता आ गया है। जो भी इस समय के मुहाविर में राजा कहा जा रहा है, यूँ मनोरंजन, संचार और साहित्य की सीमाएं, रेखाएं जैसे बदलने का यत्न चल रहा हो, ऐसे समय में साहित्य के इतिहासकार का दायित्व है कि वह इस परिदृश्य का विवेकपूर्ण निराकरण करे। तो एक तरीके से साहित्य का जो इतिहास लिखने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। अगला कोटेशन है, भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी कहा गया है, इन बोली रूपों और जातीय क्षेत्रों की सृजनात्मकता निष्पत्ति ही हिंदी भाषा और साहित्य है। तो ये तमाम जितनी भी हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं सभी को हिंदी भाषा और साहित्य से जोड़कर देखने की कोशिश की है और उसकी सृजनात्मकता की जो उत्पत्ति या निष्पत्ति है इन्हीं बोलियों और उपभाषाओं से उन्होंने माना है। अगला कोटेशन, हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृति की वास्तविक प्रतिनिधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन, हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृति की वास्तविक प्रतिनिधि है। यह रोचक तथ्य है कि समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन दो कवियों ने किया है, यानी अज्ञे और मुक्तिबोध, तकनीकी रूप से उनकी मातृभाषा क्रमशः पंजाबी और मराठी कही जाएगी। तो आप जानते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अज्ञे पर कई किताबें लिखी हैं और उनके प्रिय कवियों में रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गैर हिंदी जो प्रदेश के कवि रहे हैं उनका भी योगदान समकालीन हिंदी साहित्य में रहा है। लेकिन अब देखेंगे अज्ञे का जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, देवरिया के आसपास में, ठीक है। तो ये लोग उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं थे, इनके पिताजी नौकरी करते थे तो उनकी नौकरी जो थी वो ट्रांसफ़र वाली थी, उनका साल 2 साल में हमेशा ट्रांसफ़र होता था। इसीलिए आप अज्ञे की रचनाओं में देखेंगे तो अलग अलग जगह की विषय वस्तु को रखा गया है। आगे देखते हैं, अगला जो कोटेशन है आदिकाल के संदर्भ में है। आदिकाल के प्रसंग में हमने परिलक्षित किया था कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप वर्णन हुआ है। जब भी भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है। आगे फिर रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कालखंडों की तुलना यहाँ पर की गई है कि कब मनुष्य ईश्वर की महिमा के रूप में था, कब खुद ईश्वर का मनुष्य एकदम रूप धारण कर लिया था और ईश्वर और मनुष्य दोनों का चित्रण मनुष्य के रूप में होने लगा। आधुनिक काल में यह धारणा के केंद्र में केवल मनुष्य रह गया, ठीक है। तो एक तरीके से जो भी कालखंड हैं कैसे कैसे बदलाव हुआ उनमें, उसके तरफ रामस्वरूप चतुर्वेदी संकेत कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो इसमें पंक्ति है कि आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत होती है। साहित्य या कि कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता है। तो एक तरीके से कैसे बदलाव हुआ है ईश्वर की धारणा को लेकर। आप जानते हैं कि आधुनिक काल में जब मैं नवजागरण के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था तो ईश्वर की जगह मनुष्य और आस्था की जगह तर्क का प्रयोग होने लगा था। यानी कि विज्ञान और तकनीकी के समय में उस टाइप का नहीं हो रहा था जैसे भक्ति काल और आदिकाल या रीति काल में लोगों की समझ थी, ठीक है। अगला जो प्रश्न क्वेश्चन है कि काव्य के स्तर पर यह समझना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही है, अहम का बलिदान। श्रद्धा भक्ति नाम से एक निबंध लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो उसमें प्रेम, श्रद्धा, योग, ठीक है, इन सबको उन्होंने परिभाषित किया है।
रामस्वरूप चतुर्वेदी यहाँ पर लिख रहे हैं कि काव्य के स्तर पर यह समझा सकना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य क्या है? अहम का बलिदान। ठीक, अहम का बलिदान ही प्रेम है और भक्ति है, दोनों है। सही बात है, जिससे आप प्रेम करते हैं वहाँ पर आपके अंदर अहम नहीं रहता है, और मंदिर में जाते हैं जब भक्ति करने जाते हैं तो वहाँ भी कोई आपके मन में अहम नहीं रहता है। क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, बलिदान हो जाता है उसका। अगला कोटेशन है, इलियट के साक्ष्य पर तो कहा जा सकता है कि कविता भी अपने अहम भाव में निष्क्रिय है। यूँ प्रेम और भक्ति की समानांतर प्रक्रिया कविता या कला में द्रष्टव्य है, जो मूलतः ऐहिक है। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। इससे पहले नवजागरण से संबंधित एक वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें इस कोटेशन को आपने देखा होगा और तुरंत आपको याद भी हो गया होगा। ऐसे ही कई बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं तो याद हो जाती हैं, तो याद करने के लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस समय निकाल कर जो भी वीडियोज लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं उनको आप ज़रूर देखिए, आसानी से आपके दिमाग में दर परत दर बैठती जाएंगी। अगला कोटेशन है कि पुनर्जागरण का एक चिन्ह यदि दो संस्कृतियों की टकराहट है तो दूसरा चिन्ह यह भी कहा जाएगा कि वह मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज और उसका परिष्कार करना चाहता है। तो यहाँ पर दो विशेषताओं की तरफ संकेत कर रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी कि पुनर्जागरण का एक चिन्ह है दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, तो दूसरा चिन्ह है कि मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज करना और उसे परिष्कृत करना। अगला जो कोटेशन है, राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के आधुनिक काल में लिखते हैं कि ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लू लाल पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वाशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजों की प्रेरणा से चली। इस प्रसंग में यह जोड़ना होगा, अब यहाँ से रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, इस प्रसंग में यह जोड़ना होगा कि योग वाशिष्ठ या आगे चलकर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा किए गए बाइबिल के अनुवाद मूलतः धार्मिक भावना से प्रेरित हैं। अगला कोटेशन है, 20वीं शती के अंग्रेजी साहित्य में रवि ठाकुर की अंग्रेजी गीतांजलि की भूमिका येट्स ने लिखी थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जिस पे रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था उसकी भूमिका लिखा था येट्स कवि ने। ठीक है। अगला कोटेशन है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। एक तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो गया। अगला कोटेशन, रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में ठीक ही लिखा है। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। ये इस बुक से लिया गया है। यहाँ तक कि अपने जीवन का अंतिम संवाद उन्होंने नाटक की लक्षणा में ही बोला, हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित नया नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी है। देखें लास्ट नाइट कब होती है। ये भारतेंदु के संदर्भ में कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि अंधेर नगरी को समकालीन क्लासिक की कोटि में गिना जा सकता है। भारतेंदु ने अपनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार रखी थी। विचार आंदोलन खड़ी बोली गद्य, यह एक पक्ष था, जबकि दूसरे पक्ष में थे संस्कार रचना ब्रजभाषा कविता। भारतेंदु विचारों से जितने आधुनिक थे उतने संस्कारों से नहीं, और यह स्वाभाविक था। पहले विचार बदलते हैं तब संस्कार उनका अनुसरण करते हैं। ये देखिए, यहाँ से कोटेशन पूछा जा सकता है, पहले विचार बदलते हैं तब संस्कार उनका अनुसरण करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला जो कोटेशन है, भारतेंदु युग के लिए इस दृष्टि से इस युग को आधुनिक हिंदी का आदिकाल कहना एक विशेष सार्थकता रखता है। देख रहे हैं यहाँ भी आदिकाल साथ नहीं छोड़ रहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि अगर आधुनिक हिंदी का आदिकाल माना जाएगा तो वो भारतेंदु युग को माना जाएगा। ठीक,
अगला कोटेशन है कि राम नरेश त्रिपाठी का कृतित्व अपने समय के संदर्भ में बहुमुखी है। वे मूलतः कवि हैं। ग्राम गीतों के संकलन का आरंभिक कार्य उन्होंने किया। कविता कौमुदी नाम से कई जिल्दों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि काव्य धाराओं का आलोचनात्मक सामग्री के साथ संकलन संपादन किया। गद्य के क्षेत्र में तुलसीदास और उनकी कविता का विशेष आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। मदन मोहन मालवीय की संस्मरणात्मक जीवनी लिखी। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे तैयार हो रहे होंगे। ठीक, कौन किसके बारे में क्या लिखा है। और बाल साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष कार्य किया। अगर प्री प्रवास पर चर्चा करें तो प्री प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जा सकता है। न केवल यह आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है, वरन इसमें एक नई आधुनिक दृष्टि का उपोद्घात मिलता है। ठीक है, ये कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला कोटेशन, मनुष्य और परम तत्व के बदलते हुए रिश्तों की समीक्षा के क्रम में हमने लक्षित किया था कि आधुनिक काल में मनुष्य संपूर्ण रचना और चिंतन के केंद्र में है। ईश्वर अब व्यक्तिगत आस्था का विषय है, चित्रण का नहीं। पुराण कथा के प्रति कवि की दृष्टि में यह पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसका प्रभाव रचना के समूचे विधान में परिलक्षित होता है। ठीक है, जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं, वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त दोनों का एक मूल स्रोत राम कथा है, जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन किया है तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त के बीच, और दोनों का जो कथा वस्तु है क्या है, राम की कथा है। ठीक, तो इसके बारे में आगे लिखते हैं भारतेंदु के बारे में कि कविता द्विवेदी युग में उनका संस्कार है गद्य में विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है। जैसे कबीर और रविन्द्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल गए। ठीक, ये भी भारतेंदु के बारे में ही है। बल्कि ये जो कोटेशन था ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में है कि विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है। जैसे कबीर और रविन्द्रनाथ दोनों एक जगह मिल जाएं। इसके कहने के पीछे एक तर्क भी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को स्थापित किया, और उनका जो शिक्षण कर्म था, आप जानते हैं कि बंगाल में हुआ था, जो रविंद्र विश्व भारती शांति निकेतन जो जगह है वहाँ पर। तो एक तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर से और रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों से प्रभावित थे। तो ये कोटेशन उनके बारे में है, ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। ठीक है, समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की। रामस्वरूप चतुर्वेदी, कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। छायावाद महज संध्या सुंदरी चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं, वह मूलतः शक्ति काव्य है। यहाँ से कोटेशन कई बार पूछ लिया जाता है कि शक्ति काव्य किसने माना है छायावाद को, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब नई कविता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। मतलब मनुष्य की बात के साथ साथ जो अनुभव रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई है नई कविता में। आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतना अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। अगला जो कोटेशन है अंधेरे को लेकर लिखा गया है। ठीक है, अंधेरे के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपने रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में का मूल्यांकन करते समय लिखा है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुँह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी अज्ञेय और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं। मुक्तिबोध भयानक खबर के या भयानक बात के, इसलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है। ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अगला जो कथन है वो है, कवि के रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडहर पूरा नए तौर पर बनाया गया हो, जिसमें से गुजरने पर भव्यता और एक खास तौर के अवसाद का एहसास एक साथ होता है। यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी।
भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। एक तरीके से ये मुक्तिबोध के बारे में उनका कथन है, मुक्तिबोध या शमशेर के बारे में, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में ये कथन है। अगला कथन है, जीवन के कठोरतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य की व्यक्तित्व की पहचान है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शमशेर के बारे में लिखा, चित्रकला, संगीत और कविता घुल मिलकर उनकी यहाँ रचना संभव करते हैं। ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शमशेर के बारे में लिखा है। अगला कोटेशन, जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। उनके काव्य भाषा में संज्ञा पदों से कुछ अधिक महत्व सर्वनामों, क्रियापदों और अवयवों का है। उन्हीं के बारे में कथन है, मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। अब यहाँ पर रघुवीर सहाय के बारे में कोटेशन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कि मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। अगला जो कोटेशन है, राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में ढाला है। यह समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खासतौर पर ऐसे परिवेश में जहां साहित्य अखबार नवीसी से उत्तरोत्तर आक्रांत होता जा रहा है। ठीक। अगला कोटेशन है, भाषा का रचाव ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा संस्पर्श होता है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। अज्ञेय चतुर्वेदी जी के प्रिय कवि हैं और रामचंद्र शुक्ल उनके प्रिय आलोचक। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिखाए मार्ग पर ही अपनी आलोचना का विकास किया है। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण, उनकी अंतर प्रकृति की छानबीन मानते हैं, उसी प्रकार रामस्वरूप चतुर्वेदी आलोचना को रचना की पुनर्रचना मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल की भांति ही वे अपनी आलोचना में किसी भी विचारधारा से आतंकित नहीं होते और उनका अपनी ज़रूरत और देश काल के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, दो तीन चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता माना था कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण, उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि जो रचना है यानी कि जो आलोचना है वो रचना की क्या है, पुनर्रचना है। तो देखिए, छोटे छोटे कोटेशन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप इसे ध्यान में रखिए। पूछा जा सकता है कि आलोचना को रचना की पुनर्रचना किसने माना है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना की दो विशेषताएं महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन सी बताई हैं। पहला उन्होंने बताया कि कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन कर ले। अगला कोटेशन है यहाँ पर कर लेते हैं, रचनाकारों के प्रति आचार्य शुक्ल की बेबाक और तटस्थ दृष्टिकोण रामस्वरूप चतुर्वेदी के पास नहीं है। अंत में थोड़ा सा रामस्वरूप चतुर्वेदी शुक्ल जी से कमज़ोर साबित हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, अगला कोटेशन है कि आज की कविता को जांचने के लिए जो अब सचमुच प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का प्रतिमान ही शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल और केंद्रीय स्थिति है। ये वर्तमान कविता के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अगला कोटेशन है, किसी भी रचना के लिए कोई भी पूर्व निर्धारित मानदंड नहीं होना चाहिए। हृदय जब मुक्तावस्था में होगा, रचना भी मुक्त होगी, तो आलोचना को अपेक्षाकृत बहुत बाद में विकसित हुई वृद्धावस्था में नहीं रह सकती। ठीक, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना का मूल्यांकन करते हुए दूधनाथ सिंह एक जगह लिखते हैं कि वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरे आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की कठिन चुनौती स्वीकार की और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखकर दिखा दिया। इस इतिहास में आधुनिक काल पर अधिक बल है, जिसके वे मास्टर आलोचक हैं। उन्होंने आधुनिक काल को ही अपनी आलोचना के लिए चुना है, उसमें आश्चर्यजनक रूप से कविता को। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पढ़िए दोबारा इस वीडियो लेक्चर के बाद, तो जो आधुनिक काल के संदर्भ में
रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन हैं उनको जरूर आप कोट कर दिमाग में रखिए, और ख़ासतौर से कविता के बारे में। ठीक, भोजपुरी क्षेत्र प्रसाद प्रेमचंद रामचंद्र शुक्ल यानी आधुनिक काल के सबसे बड़े कवि, नाटककार, उपन्यासकार और आलोचक के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से जो भोजपुरी इलाका है उसके लिए अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी के महत्वपूर्ण कथनों पर चर्चा किया। उम्मीद है कि आप सभी को इससे कुछ नई दृष्टि मिली होगी और बहुत सारे कथन भी आपको पता चले होंगे कि इस किताब के कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।